नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी पीसीएस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2020 के लिए जो हम क्रैश कोर्स चला रहे हैं उसका ये मेरा 8वां लेक्चर है, जिसमें हम बात करेंगे आपात संबंधित प्रावधानों के बारे में। इससे पहले इसी लेक्चर का पार्ट 1 कंडक्ट हो चुका है, तो अभी तक अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप इस चैनल पर जा कर के उसे देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने बड़े डिटेल में नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात किया है। इसमें हम बात करेंगे राष्ट्रपति शासन के बारे में और जो वित्तीय आपात लगता है उसके बारे में। इस लेक्चर को शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने जो है एक टेस्ट सीरीज बनाई है। अगर इसे आपको ज्वाइन करना हो तो आप या तो इस नंबर पे और या तो इस नंबर पे ज्वाइन पीसीएस 2020 लिख करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं तो सबसे पहले तो हम ये समझना चाहेंगे कि पिछले लेक्चर्स में हमने क्या बात किया। तो बहुत ही सुंदर तरीके से हमने इस चार्ट के माध्यम से तीनों प्रकार की इमरजेंसी के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें की, और जिसमें राष्ट्रीय आपात को बहुत अंदर तक जा करके हमने देखा। ठीक है, और 44वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा नेशनल इमरजेंसी के जो प्रावधान मूल संविधान में थे उनको बदला गया, उस पर भी हमने बड़े विस्तार में चर्चा की। और राष्ट्रीय आपात जब लगता है, नेशनल इमरजेंसी देश में लगती है, तो क्या क्या चीज़ें उसमें बदलती हैं, क्या उसका प्रभाव होता है, उसकी भी बात हमने की। और नेशनल इमरजेंसी भारत में कितनी बार लगाया गया है उसको भी हमने देखा। तो 2 बार हमने देखा कि बाह्य आक्रमण के कारण, और 1 बार आंतरिक अशांति यानी इंटरनल डिस्टरबेंस के कारण लगाया गया। अब हम बात करेंगे राज्यों में राष्ट्रपति शासन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 प्रकार के आपात भारतीय संविधान में दिए गए हैं। पहला तो है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात। दूसरे की बात हम करते हैं तो दूसरा है राज्यों में राष्ट्रपति शासन, और तीसरा है वित्तीय आपात। लेकिन अगर आपात के हिसाब से देखें, इमरजेंसी के हिसाब से देखें, तो राष्ट्रपति शासन को हम इमरजेंसी के रूप में नहीं प्रयोग कर सकते, और संविधान में भी कहीं इसका प्रयोग नहीं किया गया है, इसीलिए हम इसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं। तो इसको हमें इस लेक्चर में पढ़ना है, और वित्तीय आपातकाल को इस लेक्चर में हमें पढ़ना है। तो पहले बात करते हैं इससे जुड़े हुए आर्टिकल्स क्या कह रहे हैं उसकी। तो जो आर्टिकल 355 है, ये कहता है कि संघ का ये कर्तव्य होगा, यानी केंद्र का ये कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक अव्यवस्था से राज्यों की रक्षा करे। तो ये दायित्व जो है सौंपा गया है केंद्र को कि बाह्य आक्रमण अगर हो रहा है या आंतरिक गड़बड़ी है, आंतरिक अशांति है, तो उससे सुरक्षा केंद्र को करना है राज्यों की। आगे क्या कहा गया है, करे तथा सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य सरकार संविधान के अनुसार चलाई जाए। तो ये 2 चीजें कि ये भी सुनिश्चित करना है संघ को कि प्रत्येक राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर ही संचालित हो, वो मनमर्जी पूर्ण तरीके से संचालित न हो। तो अगर इन दोनों आधारों को आप देखें तो इन दोनों आधारों पर एक आधार क्या बात कर रहा है, एक आधार तो बात कर रहा है कि अगर उस तरीके से है तो नेशनल इमरजेंसी इम्पोज की जा सकती है। और जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी डिटेल में बात किया कि नेशनल इमरजेंसी भारत संपूर्ण में लगाई जा सकती है, संपूर्ण भारत में, और उसके किसी हिस्से में भी लगाई जा सकती है। लेकिन ये दूसरा जो इसका क्लाज है, जो तथा लिख करके लिखा गया है कि सुनिश्चित करे, यानी संघ ये सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य सरकार संविधान के अनुसार चलाई जाए। तो ये भी बात कर रहा है कि अगर नहीं चलाई जाएगी तो फिर क्या होगा, अब उसकी भी बात देखें। तो 356 आगे की बात कह रहा है। ये क्या कह रहा है, 356 के अनुसार राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर अथवा इसके बिना ही यह समाधान हो जाए कि राज्य का शासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार चलाया जा सकता है या चलाया जा रहा है या नहीं चलाया जा रहा है। अब यहाँ देखिए, ये जो शब्द है कि राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर भारत के राष्ट्रपति को पता चल जाए या इसके बिना ही यह समाधान हो जाए कि राज्य का शासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। ठीक है,
तो वो क्या करेंगे, वो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन घोषित कर देंगे कि यहां पर संवैधानिक तंत्र फेलियर कर गया है, ये फेल हो गया है, अब क्या करना है, तो इसे सीधे इसकी पावर जो है लेकर के राष्ट्रपति अपना प्रतिनिधि यानी राज्यपाल को वहां पर बैठाएं और ये सुनिश्चित करें कि संवैधानिक तंत्र से वहां पर चलाया जाए। अब इसका बहुत मिसयूज हुआ है, ये बहुत बड़ी डिबेट है, उसकी हम बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे अनुच्छेद 365 की। तो एक तो बात समझ में आ गया कि अनुच्छेद 356 ये अधिकारिता देता है कि अगर संवैधानिक प्रावधानों से राज्यों में सरकारें नहीं चल रही हैं या किसी एक राज्य में नहीं चल रहे हैं तो वहाँ राष्ट्रपति शासन घोषित करिए। और दूसरी बात बताता है अनुच्छेद 365 ये भी आपातकाल लगाने के लिए एक पॉइंट उपलब्ध कराता है। ये क्या कह रहा है कि संघ सरकार अनुच्छेद 256, 257 आदि के द्वारा राज्य सरकारों को दिए गए निर्देशों का राज्य सरकारों द्वारा पालन न किया जाना। तो केंद्र राज्य संबंध जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ये 256 और 257 की बात हम करते हैं। राज्यों को निर्देश देने की केंद्र की जो शक्ति है, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं कि रेलों के संबंध में संरक्षण, इस प्रकार से। तो इन दोनों अनुच्छेदों के हिसाब से अगर निर्देश दे रही है केंद्र की सरकार और राज्य उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो इन सब आधार पर घोषित किया जा सकता है राष्ट्रपति शासन। अब आगे बढ़ते हैं कि उद्घोषणा कैसे होगी, किन परिस्थितियों में, ठीक है, तो इसको समझ लें। पिछले लेक्चर में थोड़ी बात हमने की थी, अब डिटेल में करते हैं। तो अनुच्छेद 356 के अधीन जारी राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा 2 माह तक लागू रहती है। तो इसकी वैलिडिटी कितनी है, 2 महीने है। अगर 2 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से ये अनुमोदित नहीं होता है, यानी संसद के दोनों सदनों से ये पास नहीं होता है, तो क्या होगा कि ये बिल गिर जाएगा और राष्ट्रपति शासन केवल 2 महीने ही चल पाएगा। इससे अधिक कैसे चलेगा, तो 2 महीने के अंदर, ये शर्त है इसकी कि 2 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से इसे पृथक पृथक यानी अलग अलग साधारण बहुमत से, बहुमत की क्या रिक्वायरमेंट है, साधारण, ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, से इसका अनुमोदन करना चाहिए। तो राष्ट्रपति ने जैसे ही घोषणा की वैसे ही सिंपल मेजॉरिटी से इसका अनुमोदन होना चाहिए। कितने दिन के अंदर, 2 महीने के अंदर। अब मान लीजिए इन 2 महीने के दौरान लोकसभा अगर विघटित है तब क्या होगा, तो राज्यसभा से तो उसे पास होना ही पड़ेगा, और जब नई लोकसभा आएगी उसकी पहली बैठक से 30 दिन के अंदर इसको पास करना होगा। तो अगर ऐसे ये पास हो गया, दोनों सदनों से ये अनुमोदित हो गया, तो इसकी वैलिडिटी कितनी होगी, 6 महीने हो जाएगी। अगर आपको और ज़्यादा समय तक इसको चलाना है तब क्या करना पड़ेगा, फिर यही प्रक्रिया 6 महीने के बाद, जैसे नेशनल इमरजेंसी में करते हैं उसी प्रकार से 6 महीने में फिर इस प्रक्रिया को दोहरा दीजिए। लेकिन अब इसमें भी एक कंडीशन है, वो क्या है, किंतु इसे 1 वर्ष से अधिक समय तक तभी बढ़ाया जा सकता है जब, हमने नेशनल इमरजेंसी में क्या देखा कि 6-6 महीने पर अनुमोदित करते जाइए विशेष बहुमत से, और जब तक इच्छा हो तब तक नेशनल इमरजेंसी घोषित करिए। लेकिन प्रेसिडेंट रूल में यह मामला नहीं है, इसको 1 वर्ष से आगे आप तभी बढ़ा सकते हैं जब संपूर्ण भारत या उसके किसी एक हिस्से में राष्ट्रीय आपात लागू हो, यानी नेशनल इमरजेंसी इंपोज हो। तो या तो पूरे भारत में नेशनल इमरजेंसी हो, ये कारण हो, तब 1 साल से बढ़ जाएगा, या भारत के किसी एक भाग में इमरजेंसी लगी हो तब। दूसरा क्या है कि चुनाव आयोग के अनुसार उस राज्य में चुनाव करवाए जाने की स्थिति न हो। तो चुनाव आयोग ये कह दे कि इस राज्य में अगर अभी चुनाव होगा तो ठीक प्रकार से चुनाव नहीं हो पाएगा। जैसे पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में भारत से अलग एक देश खालिस्तान की मांग भिंडरवाला के नेतृत्व में बहुत जोरों से उठी हुई थी, और एक प्रकार से पूरी जो प्रशासनिक मशीनरी थी सरकार की वो फेल हो रही थी वहां पर खालिस्तान मूवमेंट में। तो वहां पर क्या हुआ कि वहां पर यह स्थिति नहीं थी कि वहां पर अच्छे तरीके से
साफ सुथरे तरीके से चुनाव करवाए जा सके। तो अगर ऐसा कह दे चुनाव आयोग कि कहीं पर किसी भी राज्य में वो स्थिति नहीं है कि ठीक प्रकार से चुनाव करवाए जा सके, ठीक है, तो ये जो दो परिस्थिति है, ये दो परिस्थिति रहेगी तब तो ये 1 वर्ष से बढ़ेगा, और नहीं तो आप 6-6 महीने पे पास करके केवल 2 बार पास कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कंडीशन होनी चाहिए, या तो चुनाव आयोग कह देगी भैया वहां चुनाव नहीं करवा पाएंगे हम, बहुत सारी परेशानियां हैं, और या तो पूरे भारत में या भारत के किसी एक हिस्से में नेशनल इमरजेंसी इंपोज हो। अब ये जो प्रावधान किया गया है, ये प्रावधान जो किया गया है, ठीक है, ये भी 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा किया गया। इससे पहले ये बाध्यता नहीं थी। तो जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया कि इंदिरा गांधी ने जिस प्रकार से नेशनल इमरजेंसी भारत में घोषित की थी, तो इसमें जितनी भी खामियां थी उनको भरने का काम किया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, ताकि जो है कोई व्यक्ति मनमर्जी पूर्ण तरीके से चीज़ों को न कर सके। तो ये भी व्यवस्था आई है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। अब इसमें एक बात और लिखी गई है कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, 3 साल से अधिक प्रेसिडेंट रूल किसी राज्य में नहीं लगाया जा सकता। अब ये अलग बात है कि कोई भी अवस्था हो, 3 वर्ष से अधिक आप नहीं लगा सकते राष्ट्रपति शासन। इसका भी एक अपवाद है। पंजाब में जब खालिस्तान का मूवमेंट पूरा चल रहा था, उसमें क्या था कि 3 साल से अधिक ये चला राष्ट्रपति शासन, क्योंकि वहां एकदम स्थिति नियंत्रण से परे हो गई थी। बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी सीधे उड़ा दिए जा रहे थे, तो वहां पे चला, वो उसका अपवाद है, ठीक है। लेकिन 3 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अब ये पूरी बात हमने सुन ली, समझ ली, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये हमको समझना है कि अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसका क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो राज्य के प्रशासनिक तंत्र पर राष्ट्रपति तथा उसके प्रतिनिधि यानी राज्यपाल का नियंत्रण। तो अब जो मुख्यमंत्रियों की सरकारें होती हैं उसका काम समाप्त। अब राज्यपाल के नियंत्रण में पूरी ताकत। इसके अलावा संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो हम जानते हैं कि भारत का जो शासन की प्रणाली है वो संघीय है। राज्यों को विषय बताए गए हैं कि भाई आपके ये सब्जेक्ट्स हैं, केंद्र को बताया गया है कि भैया आपका ये सब्जेक्ट्स है। एक लिस्ट और बनाई गई है समवर्ती सूची, उसमें यह बताया गया है कि भैया इसमें दोनों लोग कर सकते हैं, लेकिन केंद्र अगर करेगा तो राज्य को हटाना पड़ेगा अपना, ठीक है, ये बात है। लेकिन अब जब राष्ट्रपति रूल किसी राज्य में लगता है तो क्या होता है कि उस राज्य में, जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है, उस राज्य में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको मिल जाता है? संसद को मिल जाता है। नॉर्मल परिस्थितियों में राज्य सूची पर कानून राज्य के विधानमंडल बनाते हैं, राज्य का लेजिस्लेचर कानून बनाता है, न कि संसद। यही तो है फेडरल स्ट्रक्चर, यही हम यूनियन है। लेकिन जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाती है या बना सकती है, अथवा राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति अध्यादेश भी जारी कर सकते हैं, ठीक है, ये बात। और वित्तीय शक्तियों के प्रयोग से जुड़े निर्देश भी केंद्र द्वारा दिया जा सकता है। तो इतनी बात हम कर रहे हैं, तो एक बात तो आप ये समझ रहे होंगे कि भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यकारी है, ठीक है। तो ये सारा मामला किसके हम कर रहे हैं? कैबिनेट की बात हम कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात कर रहे हैं, उसी के सलाह पर इनको सब करना होता है, ठीक है। अब राज्य आपात के संबंध में यहां पर आपात शब्द का प्रयोग करना ठीक नहीं होगा, संविधान में यह नहीं लिखा गया, लेकिन इसे राज्य आपात आम बोलचाल की भाषा में और संवैधानिक आपात इस प्रकार से भी इसका जो है प्रयोग किया जाता है। तो हम ये राष्ट्रपति शासन की ही बात कर रहे हैं। अब इसके संबंध में हम न्यायिक समीक्षा की बात करना चाहते हैं, ठीक है।
तो एसआर बॉम्बई बनाम भारत संघ, ये निर्णय आया 1994। ये पूरा मामला क्या है, एक बात को आप समझ लीजिए। यहां पर क्या लिखा है, अगर हम देखें 356 में कि राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट, या तो राज्यपाल उस राज्य का रिपोर्ट दे राष्ट्रपति को, या उसके बिना ही, यानी राज्यपाल के रिपोर्ट के बिना ही, स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, एमसीक्यू इसी प्रकार से बनाए जाते हैं कि वो फंसाते हैं। तो या तो राज्यपाल रिपोर्ट दे कि ये स्थिति है, या उसके रिपोर्ट के बिना ही खुद ही राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि राज्य का शासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, या प्रशासनिक तंत्र वहां पर पूरी तरीके से फेल हो गया। अब ये जो शब्द है ये बहुत बड़ा और बहुत व्यापक अर्थ लिए हुए है, और कहीं ना कहीं इसी कारण से राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के मामले में यह देखा गया कि गैर तार्किक तर्कों के द्वारा, जिसमें कोई तर्क नहीं दिख रहा था, जिसमें यह नहीं दिख रहा था कि राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल कर गए हैं, बल्कि यह दिख रहा था कि अपने राजनीतिक हित के लिए, अपने व्यक्तिगत हित के लिए राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाए गए केंद्र के द्वारा। यह स्थिति कैसे हुई कि जैसे ही किसी राज्य में जो केंद्र में पार्टी है उसके विपरीत कोई पार्टी सरकार बना ले तो उसको केंद्र परेशान करना शुरू करता है। इसके अनुसार इसके कई एग्जाम्पल, सबसे पहले तो यह कि 100 से अधिक बार राष्ट्रपति शासन विभिन्न राज्यों में लग चुका है। कोई ऐसा राज्य नहीं होगा जहां राष्ट्रपति शासन न लगा हो। अब इसमें आपको मैं बताना चाहूंगा कि 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी घोषित किया और 77 में जब इमरजेंसी को वापस लिया, तो जो चुनाव हुआ उस चुनाव में क्या हुआ कि इंदिरा गांधी बुरी तरीके से हार गई। केंद्र में सरकार बनी जनता पार्टी की, और जनता पार्टी ने क्या किया कि जनता पार्टी ने यह किया कि 9 सरकारें जो चल रही थी 9 राज्यों में कांग्रेस की, उनको बर्खास्त कर दिया। और आधार यही, अब जैसे ही जनता पार्टी की सरकार गई और भारत में एक नारा गूंजा कि आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को वापस लाएंगे, तो जब इंदिरा वापस आई तो उन्होंने भी यही काम किया कि जितनी जनता पार्टी की सरकारें थी उनको बर्खास्त कर दिया। इसी प्रकार से 1992 में जब उस ढांचे को ढाया गया अयोध्या में, तो बीजेपी की 4 सरकारें बर्खास्त कर दी गई। अयोध्या जी हम सारे लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में है, सरकार बीजेपी की उत्तर प्रदेश में चल रही थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार जो कल्याण सिंह के नेतृत्व में बनी थी वो तो बर्खास्त कर ही दी गई। इसके अलावा क्या किया गया कि हिमाचल में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही थी उसको भी बर्खास्त कर दिया गया। राजस्थान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही थी उसको भी बर्खास्त कर दिया गया। मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही थी उसको भी बर्खास्त कर दिया गया। और आधार यह दिया गया कि जो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की बात है वो इन सरकारों के द्वारा पालन नहीं हो रहा, जबकि पूरा मामला कहां का था, उत्तर प्रदेश का था। इसमें हिमाचल की सरकार का, मध्य प्रदेश की सरकार का, राजस्थान की सरकार का कोई हाथ नहीं हो सकता, लेकिन वहां की भी सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये एक ही दल की सरकारें थी, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकारें थी। अगर और भी राज्यों में होती सरकारें तो वो भी बर्खास्त कर दी जाती। तो इसी प्रकार से कर्नाटक विधानसभा में जनता पार्टी चुन करके आई। यह 1988 की बात है, और एसआर बॉम्बई मुख्यमंत्री बन गए। बाद में क्या हुआ कि जनता पार्टी, उनके पास थोड़ा सा सदस्य कम थे, तो जनता पार्टी और एक और पार्टी थी कर्नाटक में, लोक दल, इन दोनों का विलय कर दिया गया। और इन दोनों के विलय से एक नई पार्टी बनी जिसे कहा गया जनता दल। और लोक दल के भी मिनिस्टर्स सरकार में रखे गए और जनता पार्टी के तो रखे ही गए, और दोनों का विलय से अब जनता दल।
अब हुआ क्या कि ये सारी प्रक्रिया हुई, तभी एक विधायक जो किसी भी बात के लिए एसआर मुंबई से नाराज रहा होगा, वो सीधे पहुंच गया राज्यपाल के पास अविश्वास का प्रस्ताव लेकर के। उसने कहा कि देखिए, मेरे पास 19 विधायक हैं जिनका विश्वास एसआर मुंबई की सरकार में नहीं है, और इसलिए ये जो सरकार है इसके पास बहुमत नहीं है, मेजॉरिटी नहीं है, ये केवल बैठी है क्योंकि इसके जो विधायक हैं वही इसके पक्ष में नहीं है, मेजॉरिटी में नहीं है। और राज्यपाल महोदय ये देख लीजिए, ये मैं अविश्वास का प्रस्ताव लाया हूं और इस पे 19 विधायकों के सिग्नेचर्स हैं। अब चूंकि वहां जनता पार्टी की सरकार बनी थी, केंद्र सरकार को वहां वैसे ही ये बात चुभ रही थी पहले से ही। अब राज्यपाल महोदय के पास ये रिपोर्ट भी आ गई, ठीक है। जैसे ही राज्यपाल महोदय के पास ये रिपोर्ट आई, वैसे ही अगले दिन उन 19 जो हस्ताक्षरकर्ता विधायक थे उसमें से 9 लोगों ने ये कहा कि हमसे ये धोखे से हस्ताक्षर करवाया गया है, मतलब हमारे संज्ञान में नहीं, हमसे धोखे से हस्ताक्षर करवा लिया गया और हम लोग एसआर मुंबई के साथ हैं। तब एसआर मुंबई राज्यपाल से मिलने उनके राज्यपाल भवन में गए और उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे पास बहुमत नहीं है, यही बात आप कह रहे हैं, हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है, तो फ्लोर टेस्ट करा लीजिए। विधानसभा में सारे विधायकों को हम लेकर के आ रहे हैं, आप फ्लोर टेस्ट करा लीजिए, आप देख लीजिए कि हमारे पास बहुमत है कि नहीं है। कितनी सही बात है, ये तो सिंपल सी बात है कि आप टेस्टिंग कर लीजिए, हम देख ही रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट होता है बड़े आराम से। लेकिन एसआर मुंबई की बात सुनी नहीं गई और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, उनकी सरकार को उखाड़ करके फेंक दिया गया। तब एसआर मुंबई गए सुप्रीम कोर्ट में और वहां से जो निर्णय निकल के आया उसे हम ये पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ये इतनी लंबी कहानी मैंने आपको इसलिए बताई कि ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो कि हम बात क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर एसआर मुंबई बनाम भारत संघ, ये 1994 के मामले में, ठीक है, ये निर्णय है। एससी ने स्पष्ट किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्पष्ट किया? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति शासन लागू करने की राष्ट्रपति की घोषणा की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। पहले तो ये तो जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, ये नहीं है कि राष्ट्रपति को आधार बताना ही नहीं है, राष्ट्रपति को प्रॉपर जो है आधार होना चाहिए कि नहीं, आप किस आधार पर इसको किए हैं। बिना आधार के ही राष्ट्रपति शासन लगा दिया जा रहा था। तो कहा गया कि नहीं, इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, हम ये देखेंगे कि ये जो राष्ट्रपति ने निर्णय लिया है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए, राष्ट्रपति का मतलब मंत्रिपरिषद, तो जिस पार्टी की सरकार होती है वो दूसरे दलों के अगर उससे विपरीत दल का शासन है राज्य में तो परेशान करते हैं राज्यपाल के माध्यम से, ये समझ रहे हैं। तो यहां कहा गया कि ये जो राष्ट्रपति का निर्णय है ये तर्क संगत है या नहीं, और कहीं ये अतार्किक, असंगत और दुर्भावना पर तो नहीं टिका है, ये नफरत पर तो नहीं टिका है कि अच्छा रुको हम तुमको समझाते हैं, बर्खास्त करते हैं तुम्हारी सरकार। तो उसको क्या होना चाहिए? तर्क संगत होना चाहिए, ये समझ में आने वाली बात होनी चाहिए। फ्लोर टेस्ट होता, अगर गिर जाती सरकार तो समझ में आने वाली बात थी कि एसआर मुंबई के पास बहुमत नहीं था, लेकिन आप वही नहीं कराए। तो ये अतार्किक, असंगत और दुर्भावना पर नहीं टिका होना चाहिए और इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, तो जुडिशियल रिव्यू होगी ही होगी, ठीक है, ये समझ लीजिए। ये मामला आया। अब इसके बाद सरकारिया आयोग बनाया गया केंद्र राज्य संबंधों पर। यह बहुत फेमस आयोग है, बार बार इससे प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका हुआ कि किस प्रकार से करना है। देखिए यहां पर क्या है कि यह जो प्रावधान भारतीय संविधान में डाला गया राष्ट्रपति शासन का, तो इसकी बड़ी आलोचना हुई। लोगों ने यह कहा कि आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि भारत राज्यों का संघ है और दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हैं कि आप किसी भी राज्य के शासन को अपने में निहित कर ले रहे हैं, यानी केंद्र में निहित कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये तो जो संघीय भावना है उसके साथ धोखा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने अलग विषय बताया है ना कि भाई राज्य का ये सब्जेक्ट, केंद्र का ये सब्जेक्ट, तो उसका जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो भी आप होल्ड कर ले रहे हैं राष्ट्रपति शासन लगा के, और उसका लेजिस्लेचर का भी पावर आप ले ले रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये तो संघ की भावना के विपरीत वाला मामला है।
तो इसका उत्तर देते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में ये कहा कि ये जो 356 के प्रावधान है, यानी राष्ट्रपति शासन का जो प्रावधान है, इसे उन्होंने उग्र शक्ति कहा कि ये 365 द्वारा प्रदत्त जो उग्र शक्ति है, ये एक मृत पत्र है जिसका प्रयोग अंतिम हथियार के रूप में किया जाना चाहिए। जब कुछ भी रास्ता न दिख रहा हो तब इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। और यही बात सरकारिया आयोग ने कही कि हर बात पर आप राष्ट्रपति शासन मत लागू करिए। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। तो क्या कहा गया? अनुच्छेद 356 का प्रयोग अंतिम हथियार के रूप में किया जाना चाहिए, यानी जब कोई विकल्प नहीं दिख रहा हो तब अनुच्छेद 356 का प्रयोग हो सकता है, पहले विकल्प के रूप में नहीं, हमेशा आखिरी विकल्प के रूप में। और किसी भी कार्रवाई के पूर्व राज्य को चेतावनी दी जानी चाहिए। तो राज्य को एक मौका देना चाहिए कि भैया 256 257 के तहत निर्देश दिए जा रहे हैं, तो पालन नहीं कर रहे हो, ध्यान रखो। विधानसभा को तभी विघटित किया जाना चाहिए जब संसद के दोनों सदनों ने अनुच्छेद 356 के प्रयोग पर अपनी सहमति दे दी हो। तो यहां पर क्या है, जैसे ही राष्ट्रपति ने उद्घोषणा जारी की कि फलाना राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया, वैसे ही वहां की विधानसभा क्या हो गई? विघटित हो गई। विधानसभा का काम खत्म और पूरी ताकत आ गई। लेकिन यहां कहा जा रहा है कि नहीं, वो जो 2 महीना है ना, 2 महीने के अंदर अनुमोदित कराना है, तो जिस दिन राष्ट्रपति ने बोला उसी दिन ये लागू हो जाता है। लेकिन सरकारिया आयोग ने यह सुझाव दिया कि ऐसा मत करिए, विधानसभा को तभी विघटित करिए जब संसद के दोनों सदनों ने अनुच्छेद 356 के प्रयोग पर अपनी सहमति दे दी हो, यानी साधारण बहुमत से उस प्रस्ताव को, उस घोषणा को पास कर दिया हो, तब ये करिए। ये बात। और क्या कहा? ऐसी उद्घोषणा का, यानी राष्ट्रपति शासन के उद्घोषणा का आधार स्पष्ट होना चाहिए। आपको बताना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं, क्या आधार है, किस लिए हो रहा है ये, ताकि अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग से बचा जा सके। और ये सारी बात सरकारिया आयोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि निश्चित रूप से इस शक्ति का प्रयोग गलत अर्थों में किया गया है भारत में। और क्या कहे? अनुच्छेद 356 का प्रयोग राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर होना चाहिए। तो राज्यपाल जो बैठा हुआ है राज्य में केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में, वो रिपोर्ट दे, तभी आप राष्ट्रपति शासन इंपोज करिए उस राज्य में, अपने मन से मत करिए। राज्यपाल की रिपोर्ट आवश्यक है। 356 में क्या लिखा है कि या तो राज्यपाल रिपोर्ट दे दे या राष्ट्रपति को खुद ही यह समाधान हो जाए कि प्रशासनिक तंत्र संवैधानिक तरीके से नहीं चल रहा है। तो ये कह रहे हैं, सरकारिया आयोग में क्या कहा जा रहा है कि नहीं भैया, राज्यपाल रिपोर्ट दे तभी, खुद से मत समाधान करिए आप। तो ये सारे सुझाव रहे सरकारिया आयोग के। ठीक है, ये कोई संविधान संशोधन हम नहीं पढ़ रहे हैं कि ये हो गया है, कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये सारी सिफारिश की गई थी इस आयोग के द्वारा। ठीक है, अब इतनी बात हमने कर ली, बड़े डिटेल में चीजों को समझ लिया। तो कमेंट करके बताइए कि मैं कितना कामयाब हुआ आपको ये सारी चीजें समझाने में। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार के आपातकाल की, जिसे हम जानते हैं वित्तीय आपातकाल, जो कि भारत में कभी नहीं लगा। जबकि 1991 में वित्तीय संकट भारत में आया था, लेकिन उस दौरान भी वित्तीय आपातकाल देश में नहीं लगा। तो ये जो फिनेंशियल इमरजेंसी है, ये भारत में कभी नहीं लगी है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। तो इसका जिक्र जैसा कि हम जानते हैं अनुच्छेद 360 में है। राष्ट्रपति ही इसकी भी घोषणा करते हैं। अब किन परिस्थितियों में यह लागू होगा, पहले लेक्चर में भी बात किया था, अब फिर कर लेते हैं कि यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि भारत या उसका कोई भाग वित्तीय अस्थायित्व एवं साख संकट की स्थिति में है, वित्तीय अस्थायित्व और साख का संकट, क्रेडिट का संकट हो गया, जो है जो फिनेंशियल स्टेबिलिटी है वो संकट में है। ठीक है, तो इन आधार पर अब आगे क्या किया गया 38वें संविधान संशोधन द्वारा, ये इंदिरा गांधी का रिजीम है। तो 38वें संविधान संशोधन 1975 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा करने की संतुष्टि अंतिम और निर्णायक है तथा किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर प्रश्न योग्य नहीं है। तो इंदिरा गांधी ने 38वें संविधान संशोधन द्वारा यह स्थापित कर दिया कि राष्ट्रपति ने अगर कह दिया कि वित्तीय आपातकाल देश में लग गया,
तो उसका ये जो निर्णय है इस पर कोई बात नहीं होगी किसी भी न्यायालय में, किसी भी तरह का। स्पष्ट लिखा है कि उद्घोषणा करने की उसकी संतुष्टि अंतिम है और निर्णायक है, किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर प्रश्न योग्य नहीं है। तो इसका मतलब है कि 38वें संविधान संशोधन 1975 ने वित्तीय आपात को न्यायिक समीक्षा से, जुडिशियल रिव्यू से हटा दिया कि यह न्यायालय में मामला नहीं जाएगा। न्यायालय पहले ही कह देगा कि भैया यह हमारा विषय नहीं है, हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर क्या किया गया, 44वें संविधान संशोधन 1978 ने इस प्रावधान को समाप्त कर, तो 44वें ने इसको समाप्त कर दिया और क्या कहा, यह कहा कि राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। राष्ट्रपति का जो कार्य है, जो उनकी उद्घोषणा है, उसकी भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है कि भैया ये सही कारणों से किए हैं या ऐसे मन में आ गया तो कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। तो तीनों प्रकार की जो इमरजेंसी है उनकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, उसमें जज बैठ सकते हैं, मामलों को देख सकते हैं कि राष्ट्रपति ने ठीक किया, नहीं किया, किन आधारों पर किया, इस सब की चर्चा हो सकती है तीनों के केस में। अब आते हैं वित्तीय आपातकाल की प्रक्रिया क्या है। पहले लेक्चर में हमने समझा था, लेकिन फिर से बात करते हैं। तो राष्ट्रपति कभी भी ऐसी उद्घोषणा कर सकता है। घोषणा तिथि के 2 माह के भीतर इसे संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है, और स्वीकृति का क्या है, साधारण बहुमत चाहिए दोनों सदनों से, इसे पास होना होगा साधारण बहुमत से, हमने बात किया। तो एक बार यदि इसे संसद के दोनों सदनों से पृथक पृथक साधारण बहुमत से अनुमोदित कर दिया जाता है, तो यह तब तक लागू रहता है जब तक कि इसे राष्ट्रपति वापस न ले लें। तो इसको बार बार अनुमोदन की जरूरत नहीं होती, एक बार दोनों सदनों से पारित हो जाए और उसके बाद अब राष्ट्रपति की मर्जी पर है कि कब तक देश में वित्तीय आपातकाल चलेगा, वो निर्धारित करेंगे, ठीक है। अब इसका प्रभाव क्या होता है, इसका प्रभाव क्या होता है इसे समझना है। तो केंद्र द्वारा राज्यों को वित्तीय आचरण के संबंध में निर्देश दिए जा सकते हैं कि पैसा थोड़ा कम खर्चा करो, देश में पैसे कमी हो रही है। केंद्र, राज्य तथा अन्य सरकारी कर्मचारियों का वेतन घटाया जा सकता है। तो केंद्रीय, राज्य और इस तरह के जितने भी उपक्रम हैं उनके कर्मचारियों का वेतन घटाया जा सकता है। यहां पर एक मुख्य विषय यह है कि इस मामले में जब वित्तीय आपातकाल लागू हो तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों का वेतन भी घटाया जा सकता है, ठीक है। तो वेतन में कटौती हो सकती है और राज्यों के धन विधेयक को राष्ट्रपति के पुनर्विचार हेतु आरक्षित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारे प्रभाव होते हैं वित्तीय आपातकाल के। अब संबंधित अनुच्छेदों की बात कर लें, जितना हमने पढ़ा उसे कंक्लूड कर लें यहां पर। तो 352 बात करता है आपातकाल की घोषणा की, बड़े डिटेल में हमने पढ़ लिया। 353 बात करता है आपातकाल लागू होने के प्रभाव के बारे में। 354 ये बात करता है कि आपातकाल जारी रहते राजस्व के वितरण से संबंधित प्रावधानों का लागू होना। 355 बात करता है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अव्यवस्था से राज्य की सुरक्षा करने का संघ का कर्तव्य। 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति संबंधी प्रावधान। 357 अनुच्छेद 356 के तहत जारी घोषणा के तहत विधायी शक्तियों का प्रयोग। 358 आपातकाल में अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन। तो जैसे ही इमरजेंसी घोषित होती है वैसे ही 19 हट जाता है और कौन आ जाता है, 358 आ जाता है, और जैसे ही हटती है वैसे ही 19 जीवित हो सकता है। लेकिन इसमें एक बात मैंने आपको बताया था कि बाह्य आक्रमण और युद्ध के दौरान जो घोषित किया जाएगा नेशनल इमरजेंसी, इन दोनों आधारों पर बाह्य आक्रमण और युद्ध, उन्हीं में 19 जाएगा। जो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित होगा आपातकाल, उसमें 19 नहीं जाएगा। 359 किसकी बात करता है, तो आपातकाल के दौरान भाग 3 द्वारा, यानी मौलिक अधिकार की बात हो रही, द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन। और 360 बात करता है वित्तीय आपात के संबंध में प्रावधान। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। तो मिलता हूँ इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।